नमस्कार दोस्तों, मैं सोनल दादी स्वागत करती हूँ आपका जीन स्टडी क्लासेस पे। हम कर रहे हैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के 30 डेज के कोर्स का चैलेंज और आज है हमारा 19वां दिन। ठीक है, हमने जैसे हर क्लास में मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान हो चुका है, हम जीव विज्ञान कर रहे हैं और इसके बाद 2-3 टॉपिक बचेंगे। तो अब लास्ट जो क्लास थी यानी 18वीं क्लास में हमने नियंत्रण और समन्वय का एक पार्ट कर लिया था और आज हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। छोटा सा है, जल्दी खत्म हो जाएगा बट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चंस आए थे मेनली तंत्रिका तंत्र में से आए थे, तो मुझे लगता है इस पर हार्मोन से भी उठ सकते हैं। हार्मोन एक इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, चलिए फटाफट से करते हैं। और ये कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है, सो डोंट वरी अबाउट इट के कंटेंट इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, पूरा एनसीईआरटी की बुक से लिया गया एज इट इज। इवन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊंगी, कम नहीं बताऊंगी। ठीक है, चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। नियंत्रण और समन्वय जंतुओं में भी और पादपों में भी। डन। अब देखिए जंतुओं में क्या था, मैंने सबसे पहली लाइन लास्ट क्लास में बताई थी कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय किससे होता है, तंत्रिका तंत्र, पेशी उत्तक और हार्मोन्स भी बताए थे। ठीक है, अब तंत्रिका तंत्र और पेशी उत्तक हम पढ़ चुके हैं। तंत्रिका तंत्र का मेन कार्य क्या था, वो संवेदनाओं के प्रति प्रतिक्रिया देता है। जैसे कील चुभी, हमने रिएक्ट किया कि हाथ हटाया, हमको कुछ खुशबू आई, ये तुरंत हमको पता चला, यानी जो इंस्टेंट रिएक्शंस होते हैं ना, वो तंत्रिका तंत्र देता है। ये तंत्रिका तंत्र तेज और तुरंत प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, ये तो था तंत्रिका तंत्र। अब कुछ परिवर्तन हमारे बॉडी में ऐसे होते हैं जो इंस्टेंट नहीं होते, स्लो होते हैं, बट वो होते हैं। जैसे कि वृद्धि था, विकास है, भावनाएं हैं। ये देखिए ये थोड़े स्लो प्रोसेस है। भावनाएं भी, जैसे हमें डर लग रहा है तो वो इंस्टेंट नहीं होता, थोड़ी देर लगता रहता है। हमको गुस्सा आ रहा है ना, या हमको उत्साह, खुशी की फीलिंग है, ये सब फीलिंग से रिलेटेड जो भी होता है वो भी इसमें हार्मोनल तंत्र में आता है। वृद्धि विकास भी आता है। तो बेसिकली हार्मोनल तंत्र होता क्या है वो देखिए। हार्मोनल तंत्र होता है कि हमारे शरीर में कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। किससे होते हैं, हमारे शरीर में कुछ आंतरिक अंग है ना, जैसे अग्नाशय है, अधिवृक्क है, वृक्क के ऊपर होता है। ये कुछ ऐसे अंग है जो आंतरिक अंग है, यानी ऑर्गन से, इंटरनल ऑर्गन से, वो कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित करते हैं, यानी वो सीक्रेट करते हैं, छोड़ते हैं रासायनिक पदार्थ जो डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं। अब क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड में जा रहे हैं इसलिए इनको अंतःस्रावी, अंदर ही कर रहे हैं ना, आपके ब्लड के अंदर ही कर रहे हैं, बॉडी के अंदर स्रावित हो रहे हैं और अंदर ही ब्लड में डाल रहे हैं, है ना। उसका आप बाहर उत्सर्जन नहीं कर रहे हो, अंदर ही वो सिक्रेशन कर रहा है, तो उसको अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। डन। अब ये रासायनिक हार्मोन्स है क्या एक्चुअली, रासायनिक हार्मोन्स बेसिकली आप समझिए कुछ ऐसे लिक्विड का केमिकल कंपोजिशन है जो ब्लड में मिल जाता है और वो क्या करता है, आपके इमोशंस के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को मेंटेन रखता है। जैसे आपको डर लगा तो डर लगेगा तो आप बहुत जल्दी घबराएंगे तो आप सांस तेजी से लेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए वो हार्मोन सीक्रेट होगा और आपकी बॉडी में उस बैलेंस को बनाएगा ताकि आपकी मांसपेशियों में ऑक्सीजन जल्दी पहुंचे। कुल मिला के ये जो हार्मोन्स है, आपका जो हाइट बढ़ रहा है, सब कुछ इन हार्मोन्स पर डिपेंड होता है। जैसे शुगर है, जो इंसुलिन हार्मोन है, शुगर तेज हो रहा है उसको कम करना, सब कुछ आपकी बॉडी का जो धीमा प्रोसेस है ना प्रतिक्रियाओं का, वो सब हार्मोन कंट्रोल करता है। आई थिंक आपको समझ में आया है कि तंत्रिका तंत्र वो था जो फास्ट प्रतिक्रिया के लिए यूज होता था, प्रतिक्रिया के लिए, जबकि हार्मोनल तंत्र वो है जो हमारा जो स्लो प्रोसेस है ना बॉडी का, उसके लिए यूज हो रहा है। बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर नियंत्रण एंड समन्वय, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अब पादपों में और जंतुओं में क्या अंतर है कि देखिए जंतुओं में तो तंत्रिका तंत्र, देखिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र भी होता है और हार्मोनल तंत्र भी होता है, किसके लिए, नियंत्रण और समन्वय के लिए। बट पादपों में क्या होता है, देखिए बट पादपों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। वे अपनी वृद्धि और विकास अनुक्रियाओं को सिर्फ हार्मोन के द्वारा नियंत्रित करते हैं। ऑफकोर्स तंत्रिका तंत्र नहीं होता, उनमें कोई मस्तिष्क नहीं होता, उसमें कोई मेरुरज्जु नहीं होती, उनमें कोई तंत्रिकाएं नहीं होती, न्यूरॉन्स, वो मानव में होती है, जंतुओं में भी होती है, बट पादपों में नहीं होता। तो उनका नियंत्रण और समन्वय सिर्फ हार्मोन से होता है। अब चलिए चलते हैं हार्मोन्स की तरफ। क्या है कि हार्मोन, ठीक है, जंतुओं में हार्मोन है जो 5 है, इसमें आपके एनसीईआरटी की बुक में 5 दिए हुए, ये टेबल दिखा देती हूँ मैं आपको, और पादपों में भी 5 दिए हुए, वो जैसे जैसे एनसीईआरटी की बुक में दिए एज इट इज हमने लिए और उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लेना, हमको वैसे तैयारी करनी थी कि हम एग्जाम में अपने 5 में से 5 क्वेश्चन कर सके। ठीक है, अब देखिए जंतुओं में है जो 5, वो है नंबर 1 एड्रिनल ग्रंथि, जो अपने वृक्क के जस्ट ऊपर होता है। अब एड्रेनलिन ग्रंथि से हार्मोन कौन सा स्राव, एड्रेनल ग्रंथि से हार्मोन एड्रेनलिन स्रावित होता है, डर लगने पर, मैंने शॉर्ट में लिखा है। थायराइड ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है थायरोक्सिन, या आयोडीन के कारण बनता है, यानी आयोडीन नहीं हो तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनता है। फिर पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसमें वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ये हार्मोन मैंने लिखे बट ये आपके कोर्स में नहीं, सिर्फ वृद्धि हार्मोन लिखा हुआ है, तो इसको आप लर्न नहीं करना है। फिर है जनन ग्रंथियों का, आई होप आपको दिख रहा है। ठीक है, फिर है जनन ग्रंथियों के हार्मोन, मादा में अलग होंगे, नर में अलग होंगे। ठीक है, फिर अग्नाशय का, जिसमें इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, शुगर से रिलेटेड होता है।
ये सभी हम वन बाय वन करके डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है पादपों में, उसमें भी 5 प्रकार के, देखो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये तो है वृद्धि बढ़ाते हैं, यानी जो वृद्धि को बढ़ाते हैं, ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। फिर है एब्सिसिक एसिड, ये जो एब्सिसिक अम्ल है ये वृद्धि को धीमा करता है, यानी इन तीनों के जस्ट अपोजिट है। और एथिलीन वृद्धि को बढ़ाता भी है कुछ जगह कम भी करता है ना, दोनों का काम करता है। मेन ये 4 इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक। इसका तो एक ही काम है, मैं आगे बताती हूँ आपको जो भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए चलते हैं। अभी हमने आउटलाइन देख ली कि हमको पढ़ना क्या क्या, ठीक है। हार्मोन्स कौन कौन से हैं और कहाँ से सीक्रेट है, यानी स्रावित हो रहे हैं। सीक्रेट होना यानी स्रावित होना, ठीक है, यानी वो छोड़ते हैं ब्लड के अंदर, है ना, निकालते हैं जैसे, ठीक। अब नेक्स्ट है जंतुओं में हार्मोन। मैं आपको बता चुकी हूँ हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्टार्ट होते हैं। ग्रंथियां किसको कहते हैं? हमारे शरीर के अंदर जो अंग होते हैं जो हार्मोन स्रावित करते हैं उन्हीं को हम ग्रंथियां कहते हैं, है ना। जैसे अग्नाशय है, वो एक तरह से पाचन तंत्र का अंग है, बट क्योंकि वो हार्मोन स्रावित कर रहा है इसलिए उसको ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अंतःस्रावी ग्रंथि। अब है हार्मोन का यही काम है कि विभिन्न अंगों के बीच रासायनिक समन्वय करता है, बिल्कुल करता है। नेक्स्ट क्या है? हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये वैसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप समझो इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस कम होते हैं। हार्मोन्स क्या है ये बन सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करते हैं, जैसे वृद्धि, विकास, उपापचय, भावनाएं आदि, ठीक है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बनाए जाते हैं और रक्त के माध्यम से लक्ष्यांगों तक पहुंचते हैं, यानी ब्लड में छोड़े जाते हैं और ब्लड से वो अपने लक्ष्य स्थान जहाँ पे उसको जाना होता है वहां तक पहुंचते हैं। जहां तक जाना होता है का क्या मतलब, जैसे अपने मैंने बताया आपको कि डर का हार्मोन, डर लगता है तो हार्मोन स्रावित होता है, वो कहाँ जाएगा? वो मांसपेशियों तक जाएगा, वो हार्ट तक जाएगा। उसमें वो क्या करेगा कि उन हार्ट की धड़कन को बढ़ा देगा, उस ब्लड को मांसपेशियों तक बढ़ाने में जल्दी हेल्प करेगा। यानी कुल मिला के ये ब्लड में मिलता है, फिर जहाँ उसको डेस्टिनेशन जो उसका लक्ष्य होंगे वहां तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हार्मोन का प्रभाव धीमा होता है लेकिन लंबे समय तक होता है, जस्ट लाइक ए इंट्रो। इंपॉर्टेंट पार्ट अब है, देखिए अब मैं ग्रंथि बताती जा रही हूँ, उसमें से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा वो बता रही हूँ। ग्रंथि कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि, हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप यही नाम याद कीजिए क्योंकि इजी है इसके हार्मोन का नाम याद करना। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, इजी है ना। अब अधिवृक्क करेंगे आप भूल जाएंगे कौन सा हार्मोन है, इसलिए आप एड्रिनल ग्रंथि याद कीजिए जिससे एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, दोनों याद हो जाएंगे। ये इंग्लिश में हो सकता है इस तरह लिखा हुआ है, कभी कभी हिंदी में भी इस तरह लिखा हुआ आ जाता है। हो सकता है इंग्लिश में ये दे दे, हिंदी में ये दे दे, आपको समझ नहीं आया कौन सा, तो एक बार इंग्लिश वाला देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इससे क्या होगा, याद करना इजी है कि एड्रिनल ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन। डन। अब एड्रेनलिन हार्मोन क्या है? ये इसको करो या मरो हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपातकालीन हार्मोन, है ना। इसको आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपातकालीन स्थिति में स्रावित होता है, तैयार होता है, मतलब सीक्रेट होता है, स्रावित होता है। आपातकालीन स्थिति होता है जिसमें डर, गुस्सा, उत्साह होता है, तो ये शरीर का तैयार करता है। यानी जैसे ही आपको डर लगा तो इस हार्मोन का स्रावण होगा, ये सीक्रेट में छोड़ेगा ये हार्मोन ब्लड में। इससे क्या होगा, जैसे आपको डर लगा तो आपकी सांस तेज हो जाएगी, तेज होगी तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये जाकर हृदय के पंपिंग को तेज कर देगा, हृदय की धड़कन बढ़ा देगा, जिससे फटाफट रक्त बहेगा। और रक्त में ऑक्सीजन होती है, रक्त में ऑक्सीजन होती है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन फटाफट मांसपेशियों तक पहुंचेगा। कर क्या रहा है कि आपको उस परिस्थिति के लिए रेडी कर रहा है वो, है ना। ऐसे जैसे नहीं रेडी करे तो डर के मारे इंसान मर ही जाए, तो वो क्या कर रहा है, आपके डर को कंट्रोल, आपको रेडी कर रहा है, आपको रिलैक्स कर रहा है, उसको लिए आप उस परिस्थिति के लिए रेडी कर रहा है आपको, है ना। चाहे डर है चाहे खुशी है, दोनों जगह। तो ये क्या कर रहा है, ये आपातकालीन स्थिति में आपको तैयार करता है, ये हृदय की धड़कन बढ़ाता है और मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। डन, समझ गए आप। नेक्स्ट चलते हैं अपन। सेकंड है थायराइड यानी अवटु ग्रंथि। देखिए ये गर्दन में स्वर यंत्र के नीचे स्थित होती है। वो जो ग्रंथि थी वो मैंने आपको जगह नहीं बताई, देखिए ये स्थित होती है, ये अधिवृक्क ग्रंथि यानी ये वृक्क के गुर्दे, ये आपकी किडनी जो होती है, किडनी के जस्ट ये ऊपर की तरफ अधिवृक्क ग्रंथि होती है, ये एड्रिनल ग्रंथि वहां स्थित होती है। मैं जगह भी बता देती हूँ, जगह इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसकी जगह इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इससे रिलेटेड एक रोग होता है। ये गर्दन में या स्वर यंत्र के पास स्थित होती है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन हार्मोन। अगेन ये इजी है क्योंकि इंग्लिश के नाम से ही इंग्लिश का हार्मोन हिंदी में लिखे हुए नहीं, हार्मोन तो थायरोक्सिन ही लिखा हुआ आता है, तो इजी है याद करना, ठीक है। फिर है थायरोक्सिन हार्मोन करता क्या है, ये उपापचय को नियंत्रित करता है, ठीक है। उपापचय मतलब पाचन क्रिया, पाचन से रिलेटेड जो भी चीज होती है उपापचय में आती है, मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। नेक्स्ट है
ये समझ के आप उपापचय को नियंत्रित करता है। अब थायरोक्सिन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन नहीं है तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। तो आपने सुना होगा कि नमक में आयोडीन हो वो लो, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के लिए आयोडीन जरूरी है। जब आयोडीन होगा तो आपकी बॉडी से थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा। अब अगर आपने नमक कम लिया है ना, नमक कम लिया तो यहाँ पर थायराइड ग्रंथि होती है, ये थायरोक्सिन हार्मोन कम बनाएगी। उससे क्या होगा, अगर कम बनाएगी तो वो ग्रंथि सूज जाएगी, फूल जाएगी, और फूलेगी तो गला फूल जाएगा। तो ये एक तरह का रोग है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग मतलब स्वेलन नेक, यानी गला सूज जाता है। इस रोग में अपना गला फूल जाता है, सूज जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन रहा है, जिससे वो ग्रंथि फूल जा रही है। वो हार्मोन नहीं बना पा रही तो वो ग्रंथि क्या होगी, फूल जाएगी, फूलेगी, ना। ये घेंगा रोग कहलाता है। आप छोटे थे तो याद हो शायद आपको, तो बुक्स में इसकी फोटो भी बनी आती थी, छोटा छोटा गला और नीचे घेंगा रोग लिखा हुआ रहता था कि थायरोक्सिन हार्मोन की, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। क्यों होता है घेंगा रोग? क्योंकि आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, बंद हो जाता है, तो वो ग्रंथि फूल जाती है, इसलिए ये रोग होता है। ठीक है, ये जो ग्रंथि ये फूल जाती है गला, उसी को घेंगा रोग कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि हिंदी में कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि एक तरह से बॉस है, मास्टर ग्रंथि है वो, यानी हमारी बॉडी में जितनी भी ग्रंथियां हैं उस सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? उस सबको कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्रंथि। उसको इसलिए उसको बॉस ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये सबको ध्यान रखता है कौन कितना काम करेगा, कब हार्मोन स्रावित होना, कब नहीं होना है, वगैरह वगैरह। ये सब ध्यान कौन रख रहा है? पिट्यूटरी ग्रंथि की तरफ से। अब मेन अपने एक पिट्यूटरी ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन स्रावित होता है, क्योंकि ये सारे ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। बट आपकी बुक में एक ही हार्मोन दिया हुआ है, वो है कि वृद्धि हार्मोन। एक पिट्यूटरी ग्रंथि, क्योंकि वो सभी हार्मोनों को कंट्रोल कर रही है एक तरह से, तो वो स्थित कहाँ होती है पता है आपको? ब्रेन में, मस्तिष्क में स्थित होती है। इसको पीनियल ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि मस्तिष्क में पीनियल काय के नीचे स्थित होती है। तो पीनियल नाम आपके है नहीं, आपके पिट्यूटरी नाम है, तो पिट्यूटरी याद रखिए। ये मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है। इसमें स्रावित हार्मोन होता है, वृद्धि हार्मोन, और अन्य भी होते हैं, बट अन्य के नाम आपके बुक में है नहीं, एनसीईआरटी में। जितना एनसीईआरटी में उतना ही पढ़ना। ये हार्मोन्स के नाम आते हैं आगे फर्दर क्लासेस में 11th से। तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो अब अगर ये हार्मोन स्रावित कम हो तो देखो क्या हो जाएगा, इससे बोनापन हो जाएगा। कैसे? कि वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब बाल्यकाल में अगर इसकी कमी हो जाए तो बोनापन का कारण बनता है। आपने देखा होगा किसी की हाइट 3 साढ़े 3 फीट ही रह जाती है, क्योंकि उसमें जो पिट्यूटरी ग्रंथि से जो वृद्धि हार्मोन निकलता है वो कम स्रावित होता है। उससे क्या होगा, उसकी हाइट पर असर पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस ग्रंथि के हार्मोन की कमी से इंसान बोना हो जाता है, तो याद रखना पिट्यूटरी ग्रंथि का हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, है ना। ठीक है, समझ में आए? ये क्वेश्चन इस तरह बनेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियां मादा में अलग होगी, नर में अलग होगी, तो उससे स्रावित होने वाले हार्मोन भी अलग है। मादा में देखो एस्ट्रोजन ग्रंथि, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। ठीक है, जबकि नर में एक ही है, टेस्टोस्टेरोन। आपने देखा होगा जो टीनेज में क्या होता है कि बच्चों के लड़कों के दाढ़ी आना हल्की शुरू हो जाती है, मूछे दाढ़ी आना, आवाज भारी होगी, जबकि लड़कियों की आवाज पतली होगी। ये जो लक्षणों का विभेदीकरण एक तरह से ये कैसे होता है? इन हार्मोन्स की वजह से होता है। तो ये क्या करते हैं? यौन लक्षणों और प्रजनन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अग्नाशय। अग्नाशय बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि अग्नाशय से हार्मोन जो स्रावित होता है वो इंसुलिन होता है, शुगर से रिलेटेड जो होता है। अब ये स्थित कहाँ होती है? पेट के नीचे, गृहिणी में, क्योंकि ये पाचन तंत्र एक तरह से भाग है। क्योंकि पाचन तंत्र में जो हार्मोन चाहिए होते हैं वो इससे अग्नाशय से निकलते हैं, वही इंसुलिन, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका दोहरा कार्य बाह्यस्रावी भी है, अंतःस्रावी भी है। ये लाइन आपकी बुक में नहीं है, मैंने ऐड की है क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि, दोनों तरह की ग्रंथि, बहिस्रावी भी है, अंतःस्रावी भी है। तो ये है। अब क्या है बहिस्रावी, अंतःस्रावी, अगर दोनों का अंतर है वो इतना मत ध्यान रखिए, एक लाइन है, इनकेस क्वेश्चन आ जाए तो। वैसे बुक में नहीं है, एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, अब इसमें हार्मोन कौन सा स्रावित कर रहा है? ये इंसुलिन हार्मोन। देखो बताने को मैं आपको बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी, उसकी पूरी डिटेलिंग, अंतर सब बता सकती हूँ, बट आप कंफ्यूज होंगे, जिसकी जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत है उतनी ही चीज मैं बता रही हूँ, क्योंकि उसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं, जहां से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेज है, और कम टाइम में शॉर्ट कंटेंट में हमको ज्यादा समझना है और अच्छे से सारे के सारे 5 क्वेश्चन अटेंड करने, वही स्मार्ट स्टडी है। ठीक है, अब देखिए हार्मोन कौन सा स्रावित करता है? इंसुलिन। स्रावित का मतलब समझ रहे? स्रावित यानी उसमें से उस ग्रंथि वो हार्मोन छोड़ती है ब्लड में, स्रावित करना मतलब। ठीक है, अब ये इंसुलिन हार्मोन बनाता है। देखिए इंसुलिन जो हार्मोन है वो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। कैसे? जैसे ही हमने खाना खाया है ना, खाना खाया तो शुगर बढ़ेगी। आप सोच रहे शुगर कैसे, हमने शुगर खाई नहीं, ऐसा नहीं है। शुगर मतलब जो मीठी चीनी होती है उसी को शुगर नहीं कहते हैं। शुगर मतलब आपने अगर रोटी खाई, चावल खाए, कुछ भी खाए, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो शुगर का ही फॉर्म है, उसमें भी शुगर होती है एक तरह से, वो शुगर का प्रकार है।
तो जैसे ही आपने वो खाना खाया, रोटी खाई, चावल खाए, जो भी खाया, उसमें शुगर डेफिनेटली होगी, थोड़ी बहुत भी होगी डेफिनेटली। और रोटी में तो अच्छी खासी होती है, सिर्फ मीठी चीनी शुगर नहीं होती, याद रखना है ना। तो जैसे ही आपने खाना खाया, आपका शुगर लेवल बढ़ा, तो आपके जैसे शुगर लेवल बढ़ा तो आपकी बॉडी में अग्नाशय ने इंसुलिन स्रावित किया, वो बढ़ा, यानी इंसुलिन भी बढ़ा हुआ, तो उसने क्या किया, आपके शुगर लेवल को कम कर दिया। ठीक है, तो इंसुलिन का काम क्या है, वो आपके बॉडी के शर्करा स्तर को कम करता है, यानी जितनी आपकी बॉडी में शुगर होनी चाहिए उस लेवल तक ले आता है। तो आपको पता होगा कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो खाने के साथ गोली लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जैसे ही खाना खाएंगे शुगर लेवल बढ़ेगा। अब उसकी उनकी बॉडी में नेचुरली शुगर बन नहीं रहा, तो वो गोली के फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो गोली क्या करेगी, वो शुगर लेवल को कम कर देगी। ठीक है, इसीलिए वो खाने के साथ ले जाती है, क्योंकि इंसुलिन का डायरेक्ट रिलेशन खाने से होता है। अब इंसुलिन क्या करता है, देखिए, इंसुलिन की कमी से क्या होगा, रक्त में शर्करा बढ़ जाएगी। ऑफकोर्स अगर इंसुलिन बढ़ रहा है तभी, सॉरी, अगर शुगर बढ़ रहा है तो वो इंसुलिन बढ़ रहा है। ठीक है, अगर इंसुलिन बढ़ ही नहीं रहा है, कम रह रहा है, तो रक्त की शर्करा बढ़ी भी रहेगी, इसको कम करने वाला इंसुलिन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर इंसुलिन की कमी है तो शुगर बढ़ जाएगी, वही डायबिटीज होती है बीमारी एक तरह से। तो जब शर्करा बढ़ती है, यानी जब हमने खाना खाया, बॉडी में शुगर बढ़ा, तो इंसुलिन अधिक स्रावित होगा और ये उसके शुगर के स्तर को सामान्य कर देगा। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया है ना। अब इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन का स्रावन है यानी हार्मोन्स का जो स्रावन है, वो एक क्रियाविधि के द्वारा होता है, उसको हम कहते हैं पुनर्भरण क्रियाविधि। सिर्फ इंसुलिन ही नहीं, बाकी हार्मोन्स भी शरीर में आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित होते हैं, यानी जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता होगी उतना इंसुलिन बनता है। कोई भी हार्मोन, इंसुलिन ही क्यों, जितनी हमारी बॉडी में जरूरत होती है उतना बनता है। अगर नहीं बन रहा है तो एक तरह की डिजीज होती है। ठीक है, जैसे इंसुलिन नहीं बन रहा, वो डिजीज है। इंसान के पिट्यूटरी ग्रंथि से विधि हार्मोन नहीं बन रहा, वो एक तरह की डिजीज है ना। ठीक है, अब यदि शर्करा कैसे, वो ये क्रियाविधि कैसे, देखिए, अगर शरीर में शर्करा स्तर बढ़ा तो इंसुलिन अधिक स्रावित होगा, और अगर शर्करा स्तर कम हुआ तो इंसुलिन कम होगा। ये कैसे काम करता है, देखो, कि जैसे आपने खाना खाया, चावल रोटी जो भी, तो सेम जैसे मैं आपको कह रही हूँ, वो सब कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, वो भी एक शुगर का टाइप है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, शुगर का एक टाइप है। तो आपने खाना खाया तो शुगर बढ़ा, ठीक, तो वो इंसुलिन भी बढ़ा, उसने क्या किया, आपके शुगर लेवल को नॉर्मल कर दिया। अब अगर आपने खाना ही नहीं खाया, आपकी बॉडी में ऑलरेडी शुगर कम है, तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं, उस वक्त तो कम ही रहेगा ऑटोमेटिक। तो इंसुलिन तभी बनेगा जब शुगर बढ़ेगा। अगर शुगर नॉर्मल है तो इंसुलिन भी नॉर्मल कम ही रहेगा, शुगर कम तो इंसुलिन भी कम। ठीक है, ये पैरेलल चल रहे हैं। तो शर्करा का स्तर बढ़ता है तो अधिक इंसुलिन स्रावित होता है, और शर्करा का स्तर घटता है तो इंसुलिन का स्राव भी कम होगा। यानी ये आपकी बॉडी में आवश्यकता के अनुसार बन रहा है, जब जरूरत हुई तो बना, नहीं जरूरत हुई तो नहीं बना। इसी को हम पुनर्भरण विधि कहते हैं ना। ठीक है, तो हार्मोन्स किस क्रियाविधि पे काम करते हैं, पुनर्भरण क्रियाविधि पे काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने जंतुओं में समन्वय पढ़ लिया, तंत्रिका तंत्र भी पढ़ लिया और हार्मोन्स भी पढ़ लिए। अब हम पौधों में पढ़ते हैं। पौधों में समन्वय हार्मोन्स से होता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र तो होता नहीं है। बट इसको एक बार इंट्रो देख लेते हैं हम थोड़ा बहुत, उसके बाद हम हार्मोन्स पे आते हैं। देखो, पौधों में दिशात्मक वृद्धि होती है, जड़ें नीचे की ओर और तना ऊपर की ओर, यानी ऊर्ध्वगामी वृद्धि करता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आया हुआ है कि अधोगामी वृद्धि कौन सी है। इसमें जड़ की वृद्धि, तने की वृद्धि, ऐसे क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने ये लाइन दी है। तो जड़ें नीचे की ओर वृद्धि करती है, जिसको अधोगामी कहते हैं, और तना ऊपर, जड़ें नीचे की ओर अधोगामी, तना ऊपर की ओर उसको ऊर्ध्वगामी कहते हैं। ठीक है, अब पादप की गतियां देखो, आपने देखा होगा कि छुई मुई का जो प्लांट होता है, उसको अगर आप टच करने जाओगे तो वो सिकुड़ जाएगा। तो कुछ ऐसे उसमें भी क्या होता है, केमिकल्स के थ्रू ही वो कंट्रोल करता है। तो कुछ ऐसी गतियां भी होती है पादपों में, उसको देखते हैं, जो आपकी बुक में दी हुई है एनसीईआरटी में, इसी चैप्टर में। ठीक है, फर्स्ट है प्रकाशानुवर्तन गति, यानी पौधे प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। सूरजमुखी का फूल आपने देखा, वो प्रकाश की ओर ही बढ़ता है। ठीक है, सेकंड है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्या होता है, पृथ्वी अपनी ओर कोई भी चीज खींचती है उसको, किसी बल से, उसको गुरुत्वानुकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन वृद्धि है ये। तो गुरुत्वाकर्षण बल खींचती है। ठीक है, अब जड़ें जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में जाती है। देखिए, जैसे ये प्लांट है, अब इसमें जड़ें हैं, तो यहाँ से जो नीचे से क्या होगा, ये खींचेगा इसको इस तरफ, है ना, इस तरफ खींचेगा, और इसी तरफ जड़ आ रही है, तो ये क्या है, जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन है। ठीक है, बट प्रवाह क्या है, उसकी उल्टी दिशा में जा रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींच रहा है पर प्रवाह ऊपर जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ना दोनों। तो ये क्या है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन वृद्धि। ठीक है, समझ में आया। सेकेंड गति है, सॉरी, वृद्धि नहीं है। थर्ड है जलानुवर्तन। सिंपल है, जड़ की तरह, जल की ओर जो वृद्धि है, जैसे जड़ें नमी की ओर बढ़ती है, इसमें कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट ये वाला है केमियोट्रॉपिज्म, यानी रसायनुवर्तन गति। इसमें ये क्या, रसायनों के प्रति वृद्धि होती है, जैसे पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना। ये लाइन फिर मैं बार बार आपको बता रही हूँ, एनसीईआरटी से, है ना, सेम एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। अगर क्वेश्चन बनता है रसायनुवर्तन गति कौन सी है, तो ये वाला एग्जाम्पल आएगा। 4 एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल ये होगा
कौन सा? पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना। ठीक, इंपॉर्टेंट। ऐसे कैसे आपको ये लाइन याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है पादप हार्मोन। इंपॉर्टेंट, वही जो जिसको हम करने के लिए बता रहे हैं आपको कि सारा नियंत्रण और समन्वय किससे हो रहा है पादपों में? हार्मोन्स के द्वारा। ठीक है, इन गतियों का, सब चीजों का नियंत्रण समन्वय किससे हो रहा है? इससे, हार्मोन से। अब पौधे अपने कार्यों का समन्वय रासायनिक संदेश वाहकों, जिसको फाइटो हार्मोन कहते हैं, जो वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं, उससे होता है। ठीक है, अब फाइटो हार्मोन मतलब एक नाम, अगर फाइटो हार्मोन आए तो समझना पौधे के हार्मोन की बात हो रही है। ठीक है, तो जो पौधे में हार्मोन है उसी को फाइटो हार्मोन बोला है, और वो एक है क्या? रसायन है, और रासायनिक संदेश इधर से उधर भेज रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब है टाइप ऑफ हार्मोन। 5 टाइप मैंने बताए थे। 3 जो वृद्धि बढ़ा रहे हैं, एक वृद्धि कम कर रहा है, और एक दोनों है। देखिए मैं बता देती हूँ। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या है? ग्रोथ प्रमोटर है, जैसे वृद्धि को बढ़ाने वाला है, उसके साथ ही ये ग्रोथ डायरेक्टर भी है। कैसे? ये प्ररोह के अग्रभाग में होता है। आपको याद है युगज्योतक उत्तक पढ़ा था आपने, जो प्ररोह के ऊपर की तरफ है, अग्रभाग में पाया जाता है ना, प्ररोह में पाया जाता है, उसकी लंबाई में वृद्धि करने के लिए, तो उसके साथ ये हार्मोन भी होता है जो वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, अब ऑक्सिन एक तो वृद्धि तो करता ही है, उसके साथ क्या होता है कि ये प्रकाश की ओर झुकता ना पौधा, वो इस हार्मोन की वजह से होता है। कैसे? देखिए जैसे पौधा है, ठीक है, सॉरी, इसका ये वाला पार्ट प्रकाश की तरफ है, इधर छाया है, समझिए। तो जो ऑक्सीजन होगा ना, ऑक्सीजन इधर से इधर चला जाएगा, यानी प्रकाश से छाया वाले पार्ट में चला जाएगा। अब प्रकाश तो इधर से आ रहा है, पर ऑक्सीजन अपोजिट साइड में आ गया। अब जहाँ ऑक्सीजन है वहीं पे वृद्धि होगी कोशिकाओं में, है ना। कोशिका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे बनेगी, तो वो धीरे धीरे कोशिकाएं बढ़ेगी, तो वो यहाँ से फैलेगी, जबकि इधर कम बढ़ेगी। तो जब यहाँ से फैलेगी तो उसको यहाँ से ज्यादा जगह चाहिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, पौधा यूँ बैंड होने लगेगा, यहाँ से बढ़ना शुरू करेगी। तो पौधा किस तरफ मुड़ रहा है? प्रकाश की तरफ। तो प्रकाश की तरफ मुड़ने की जो चीज होती है ना, किसकी वजह से होती है? ऑक्सीजन की वजह से होती है। देखिए, ऑक्सीजन प्रकाश की दिशा में वृद्धि में सहायक होता है। यह क्या करता है? छाया वाले भाग में अधिक जमा हो जाता है और कोशिका में वृद्धि करता है, जिससे पौधा प्रकाश की ओर झुकता है। आपने देखा होगा, पौधा ऐसे प्रकाश इधर है तो पौधा इधर झुक रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इस तरफ आ गया और इधर कोशिकाओं में ज्यादा वृद्धि हुई तो इस तरफ मुड़ गया वो। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी ऑक्सीजन की तरह ही वृद्धि वाला है, मतलब पौधों में वृद्धि के लिए सहायक है। तने की वृद्धि सेम टू सेम ऑक्सीजन की तरह ये भी कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये वाला भी है, पुष्पन को प्रेरित करता है। तो जिब्रेलिन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन की तरह तने की वृद्धि में सहायक है, बट ये पुष्पन इसको ऑक्सीजन से अलग कर रहा है, ये पुष्पन को प्रेरित करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी है, अगर आ जाए कि तने की वृद्धि और पुष्पन को प्रेरित कौन करता है, तो जिब्रेलिन करता है। ठीक है, समझ में, इसमें डिफरेंस भी हो गया, ये कॉमन इन दोनों में, और ये डिफरेंस इसका कि पुष्पन को प्रेरित जिब्रेलिन कर रहा है। फिर है ये पुष्पन को जो प्रेरित कर रहा है, इस क्रिया को हम कहते हैं वसंतीकरण। याद रखना, अगर वसंतीकरण कौन करता है तो भी जिब्रेलिन है ना, दोनों में एक ही है ना। पुष्पन को प्रेरित करते ये चीज वसंतीकरण है। ठीक है, अब है साइटोकाइनिन। देखिए, वैसे ये हार्मोन है बहुत बड़े बड़े टॉपिक, अगर बड़ी क्लासों में जाओ तो अच्छा खासा एक बड़ा टॉपिक, एक साइटोकाइनिन नाम से ही एक आपको टॉपिक मिल जाएगा कि कैसे कोशिका विभाजन होता है, कैसे बनती है वगैरह। बट आपके 2D पॉइंट, छोटे छोटे जो पॉइंट है, उसी को आपको करना है। ठीक है, अब है साइटोकाइनिन, वो कोशिका विभाजन को बढ़ाते हैं और विशेषकर फलों और बीजों में पाए जाते हैं। ये लाइन आप एज इट इज ध्यान में रखिए, और कुछ नहीं। अगर क्वेश्चन उठता है तो मेन तो क्वेश्चन मैं बताती हूँ आगे। देखिए क्या है, जैसे ये वाला क्वेश्चन इसका ज्यादा उठा है, एब्सिसिक अम्ल का। ये क्या है? बाकी 3 जो थे ना, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों क्या कर रहे थे? ये तो पौधे की वृद्धि कर रहे थे। ठीक है, ये क्या कर रहा है? वृद्धि को रोक रहा है। देखो, है ना, ये वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है, और ये बीज को सुप्तावस्था को बढ़ाता है। बीज की सुप्तावस्था क्या होती है कि बीज कुछ टाइम के लिए सुप्त अवस्था में रहते हैं, उसके बाद वो प्ररोह निकालते हैं। तो वो जो सुप्त अवस्था में रहते हैं ना, वो प्रिपेयर करते हैं अपने आप को प्ररोह निकालने के लिए, वो उसी अवस्था को बढ़ा देता है, यानी प्ररोह निकालने नहीं दे रहा है। तो एक तरह से क्या कर रहा है? वृद्धि को संदमित कर रहा है ना। हाँ, ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा हार्मोन वृद्धि को संदमित करता है। नंबर 1 था ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और 4th था एब्सिसिक अम्ल। तो कौन सा हार्मोन कर रहा है? एब्सिसिक अम्ल। ये ऐसे क्वेश्चन बना था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वृद्धि को रोकता है, बीज को सुप्तावस्था को बढ़ाता है, वो कौन सा? एब्सिसिक हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल। और इसके साथ ही ये लाइन एनसीईआरटी में एज इट इज लिखी है, तो इंपॉर्टेंट है। अभी तक इसका क्वेश्चन देखा नहीं, बट बन सकता है, क्योंकि एज इट इज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और ये इसमें इंक्लूड है। पत्तियों को मुरझाना, ये किस में है? एब्सिसिक एसिड से होता है। पत्तियां अगर मुरझा रही है तो किस कारण से मुरझा रही है? इसमें कौन सा हार्मोन ज्यादा बन रहा है? एब्सिसिक एसिड बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब लास्ट अपना बच्चा है एथिलीन। एथिलीन फलों को पकाने में सहायक है। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका। और वैसे अगर पूछा जाएगा कि ये वृद्धि बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, तो ये नहीं आता, क्योंकि दोनों ही होता है। एक तरह से वृद्धि को बढ़ाता भी है, कम भी करता है, ज्यादा तो कम करता है। बाकी फलों के पकने में भी सहायक है, जीर्णता यानी एजिंग को बढ़ावा देता है ये।
फलों को पकने में सहायक क्वेश्चन ये वाला ज्यादा आया। फलों को पकाने में कौन से गैस है ये, है ना, एथिलीन हार्मोन जो है वो एक तरह की गैस है। तो अपने 5 हार्मोन हमने जंतुओं के पढ़े, 5 हार्मोन हमने पादपों के पढ़े। बस ये अपना चैप्टर है खत्म, यहाँ पे खत्म हो गया नियंत्रण और समन्वय। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारे कुछ 3-4 टॉपिक बचे और एक नया टॉपिक बचा है, वो रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। अब इसमें क्या है, ऑलमोस्ट सारा करंट जीके का पार्ट है। कोशिश करूंगी कि मैं वो असेंबल करूँ। अब वो एनसीईआरटी में नहीं आएगा, वो हमको लेना ही पड़ता है, करंट से ही लेना पड़ता है। उसमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मुझे एक बार डिटेल में देखना पड़ेगा। तब तक मैं एक बार आपको सारे ओल्ड टॉपिक जो 2-3 बचे छोटे छोटे वो करवा के लास्ट में वो मैं नया वाला आपको करवाऊंगी। ठीक है, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।